हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा अर्थात समय के परिप्रेक्ष्य में है। आज के विषय में हम ये अध्ययन करेंगे कि आखिर पृथ्वी को कटिबंधों में किस तरीके से बांटा गया है, पृथ्वी पर जो समय का निर्धारण है वो किस तरह से किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा का महत्व क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक से। जिस पहला टॉपिक है हमारा अक्षांश। अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है। आपको ज्ञात होगा कि हमारी पृथ्वी गोल है और यदि पृथ्वी के बीचों बीच से हम एक रेखा खींच देते हैं जो कि मध्य से होकर गुजरती है, तो इस रेखा को हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा। और यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर का भाग उत्तरीय गोलार्ध हो जाएगा और दक्षिण का भाग दक्षिणीय गोलार्ध हो जाएगा। इस रेखा को हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बीच में है। क्लियर है? तो ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। और यह पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रही है। जो उत्तर का है उसे बोलते हैं उत्तरीय गोलार्ध और जो दक्षिण में है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये गोलार्ध बराबर है। उत्तर की ओर जाएंगे तापमान में कमी आती है, दक्षिण की ओर जाएंगे तापमान में कमी आती है। ठीक है, महत्व को हम बाद में समझेंगे। अभी हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इन अक्षांशों को। यदि इस भूमध्य रेखा से, इसका एक केंद्र बिंदु है, यदि इस भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ उत्तरीय गोलार्ध में या दक्षिणीय गोलार्ध में इसके पृष्ठ पर यदि हम किसी बिंदु पर कोणीय दूरी मापते हैं, मान लो मैंने यहां से 23 डिग्री का कोण बनाया और 23 डिग्री का जो कोण बना वो इस बिंदु पर बनता है, तो वह जो कोणीय दूरी होती है उसे बोला जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। तो ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? 23 डिग्री अक्षांश। यदि हम इस तरफ मापेंगे तो इस तरफ भी यहां पर यह बिंदु क्या होगा? 23 डिग्री अक्षांश होगा। मतलब 0 डिग्री याम्योत्तर, वो जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसे यामोत्तर भी बोला जाता है। तो 0 डिग्री यामोत्तर से भूपृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और अक्षांश जो होते हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा में होते हैं। अब यदि हम इन दोनों अक्षांशों को मिला देते हैं तो एक रेखा बनती है और उस रेखा को बोला जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्षांश सिर्फ रेखा नहीं होती, ये एक वृत्त के रूप में होता है। मतलब इस तरीके का पूरा वृत्त होता है, आगे से पीछे तक एक ही वृत्त होता है जो पृथ्वी को बराबर भागों में काटता जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? अक्षांशीय वृत्त कहलाएगा। यदि हम अक्षांश बिंदु की बात करते हैं तो यहां पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5 ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये जो यहां तक आएंगे तो कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री। कितने अक्षांश होंगे 0 से ऊपर? 90 होंगे। और वैसे ही अक्षांश यदि हम नीचे की ओर काउंट करते हैं तो ये भी यहां तक कितने हो जाएंगे? 90। तो यदि हम अक्षांशों की बात करते हैं कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं, तो पृथ्वी पर जो अक्षांशों की मात्रा होती है वो होती है 181। कैसे होती है? 0 डिग्री को हमने काउंट नहीं किया, 0 से 1 को किया, 1 2 3 4, तो यहां से लेके 90 तक ये 90 हो गए। और दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो यहां 90 हो गए और 90 और 90 कितने होते हैं? 180 होते हैं। और एक यदि हम 0 डिग्री को काउंट करते हैं और इसमें 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 181। तो यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या है 181।
अब अक्षांशीय रेखाएं और अक्षांशीय वृत्त की बात की जाए तो ये रेखाएं जब दो बिंदु आपस में मिलते हैं तो एक वृत्त का निर्माण करते हैं, वो वृत्त कहलाता है अक्षांशीय वृत्त अर्थात अक्षांशीय रेखा। और ये यदि उत्तर की ओर जाती हैं तो यहां पर ऐसे वृत्त बनते जाते हैं और कहां तक बनते हैं, ये आपके 89 तक बनते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर तो सिर्फ बिंदु बनेगा, क्योंकि वहां पर दो बिंदु नहीं बनेंगे। तो यदि हम इनको काउंट करते हैं तो यहां से 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89, और यदि हम 0 डिग्री को काउंट करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 89 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 179। अर्थात यदि अक्षांशीय वृत्त या अक्षांशीय रेखाओं की बात की जाए तो अक्षांशीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या होती है 179, और यदि अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांशों की संख्या होती है 181। क्लियर है? पूरी पृथ्वी पर जो अक्षांशों का मान होता है वो अक्षांश जो हैं वो हर जगह एक से होते हैं, हर जगह उनका मान एक ही होता है, मतलब दूरी जो होती है वो एक जैसी होती है। समझते हैं कैसे? जब यहां पे हमने 0 डिग्री अक्षांश खींचा तो वो वृत्त इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। यदि हम यहां पर दूसरा खींचते हैं जो कि 1 डिग्री होगा वो भी बराबर होगा। क्लियर है? ये वृत्त जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ऐसे ही होते हैं और ऐसे ऐसे ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111.14 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। 111.13 किलोमीटर। और ये अक्षांशों की मध्य की दूरी, दो अक्षांशों की मध्य की दूरी हर जगह बराबर होती है, चाहे आप 90 डिग्री के पास में देख लें, चाहे आप 0 डिग्री के पास में देखें। तो क्या याद रखना है यहां पर? सबसे पहले यह याद रखना है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांशीय वृत्त या अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। दूसरा, इनके मध्य की, किन्हीं दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है। अक्षांशीय वृत्त में कुछ अक्षांशीय वृत्तों के विशेष नाम होते हैं, जैसे कि जो 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त होता है उसे बोला जाता है विषुवत रेखा। मैंने कहा था अभी कि 0 डिग्री की यदि हम उत्तर की ओर जाते हैं तो वो उत्तरीय गोलार्ध कहलाता है और इसके दक्षिण में दक्षिणीय गोलार्ध कहलाता है। तो यदि उसके उत्तर में एक हम वृत्त खींचते हैं जो कि, या एक रेखा खींचते हैं जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश की होती है, तो उसे कहा जाता है कर्क रेखा। यदि हम दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश खींचते हैं तो उसे कहा जाता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश वृत्त को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त को क्या कहा जाता है, मकर वृत्त कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। यदि हम 66.5 डिग्री की बात करते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरीय वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त, दक्षिणी वृत्त। तो यदि उत्तरीय वृत्त की बात करेंगे तो इसे उत्तरीय उपध्रुवीय वृत्त कहा जाता है और इसे 66.5 डिग्री दक्षिणीय उपध्रुवीय वृत्त कहा जाता है। तो ये इन वृत्तों के नाम हैं जो कि अपने आप में एक विशेष दर्जा रखते हैं। ठीक है? तो ये तो हुआ क्या, अक्षांश के विषय में जानकारी। अक्षांश कितने होते हैं? अक्षांश होते हैं 181, 181। अक्षांश रेखाएं कितने होते हैं? 179 होते हैं। यदि किन्हीं दो अक्षांशों के मध्य की दूरी की बात की जाए तो वो 111.13 किलोमीटर होती है और यह दूरी प्रत्येक जगह, पूरी पृथ्वी पर हर जगह है, दो अक्षांशों के मध्य क्या होगी, बराबर होती है। और दोनों अक्षांश, कोई दो अक्षांश एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं और ये क्या करते हैं, हर जगह पृथ्वी को काटते हुए जाते हैं, पृथ्वी को बराबर भागों में काटते हैं।
क्लियर है? तो ये तो हुआ अक्षांश। अब अक्षांशों का अध्ययन क्यों किया जाता है, इनका महत्व क्या है? तो दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही पृथ्वी पर ताप का, कटिबंधीय क्षेत्रों का और जलवायु का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? ताप का अध्ययन किया जाता है कि कहां पर तापमान अधिक होगा, कहां पर तापमान कम होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। और जलवायु का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु का अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है यह भी मैं आपको समझा देता हूं कि जो हमारी पृथ्वी होती है ये अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब इसका अक्ष क्या हो जाता है? ये हो जाता है। और जब इसका अक्ष ये हो जाएगा तो यदि हम विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा क्या हो जाएगी? थोड़ी सी झुक जाएगी। ये हमारी मकर रेखा हो जाएगी, ये कर्क रेखा हो जाएगी। और पिछले वीडियो में हमने देखा था ऋतु परिवर्तन के द्वारा कि किस तरीके से सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही पड़ती हैं। इसके उत्तर में तिरछी पड़ती हैं और इसके दक्षिण में तिरछी पड़ती हैं। तो जैसे ही हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। और तापमान में कमी आने से जो दाब प्रवणता है, जो दाब है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इन दोनों की विषम स्थिति के कारण हर स्थान की, हर अक्षांश की जलवायु क्या होगी? अलग होगी। और हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि जिस प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र की होगी उसी प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र की होगी। जिस प्रकार की जलवायु दक्षिण गोलार्ध में इस क्षेत्र की होगी और वही यहां की होगी। और ध्यान रखना, यहां और यहां की जलवायु भी क्या होगी? लगभग समान होगी। तो यदि जलवायु का, तापमान का, कटिबंधीय क्षेत्रों का यदि अध्ययन करना है तो उसके लिए अक्षांश रेखाओं की अति आवश्यकता होती है। इसलिए हम अक्षांश रेखाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दूसरी बात आती है देशांतर रेखाओं की कि आखिर देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक 0 डिग्री अक्षांश होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, उत्तरीय गोलार्ध और दक्षिणीय गोलार्ध। इसे क्या विषुवत रेखा भी कहा जाता है या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके उत्तर में जो यहां पर एक ध्रुव क्षेत्र बनेगा, यहां पर एक ध्रुव क्षेत्र बनेगा तो इसे कहा जाता है उत्तरीय ध्रुव और इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। यह क्या होगा? उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। यदि संख्या की बात करें तो यहां पर 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर होता है जिसके आधार पर पूरे विश्व में समय की गणना की जाती है। किसके आधार पर? 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर के आधार पर। इसके पीछे अपोजिट में यदि हम इस तरीके से माने कि पृथ्वी को यदि हम एक गोला मान के ये मान लें कि ये कितना है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे यहां पर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी के पीछे भी एक यामोत्तर है जिसे कहा जाता है 180 यामोत्तर, 180 डिग्री यामोत्तर, जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। आगे समझेंगे आखिर इसका महत्व क्या है। यदि हम संख्या की बात करें तो 0 डिग्री से 180 तक यहां पर यदि देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो कितनी? 180 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। और इसके दक्षिण में इधर देखा जाए पश्चिम में तो यहां भी कितनी होती हैं? 180 होती हैं। तो कुल यदि देशांतर रेखाओं की बात की जाए कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं तो 360 होती हैं। कंफ्यूज मत होना,
यहां हम काउंट करते हैं 1 2 3 से, अर्थात 0 को हम छोड़ देते हैं और गिनती आती है 180 तक। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 से 180 तक 180 हो जाते हैं। और यहां से हम 0 को भी काउंट कर लेते हैं और 0 से 179 तक काउंट करते हैं, तो 0 1 हो जाएगा और 179 तक करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये कितना हो गया आपका, 180 और 180 360। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 होती हैं। देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी समान नहीं होती। ये जैसे ही उत्तर की ओर जाती है तो दूरी कम होने लगती है और जैसे ही दक्षिण की ओर आते हैं तो दूरी कम होने लगती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सर्वाधिक होती है और वह दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर की होती है। अर्थात जो विषुवत वृत्त हैं इनके बीच की दूरी जो 111.13 किलोमीटर थी उससे भी ये ज्यादा होती है। तो पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक कहां होती है, तो वो होती है विषुवत रेखा के पास में। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। और इन किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को जो नाम होता है उसे गोरे नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, उसे गोरे कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिर देशांतर रेखाओं का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, देशांतर रेखाओं के आधार पर हम किसी देश की समय की गणना कर सकते हैं कि आखिर वह कहां पर, वहां पर समय क्या है। दूसरा, देशांतर रेखाएं और देशांतर के साथ यदि हम अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करें तो उसके आधार पर हम किसी भी देश का, किसी भी स्थान का क्या कर सकते हैं, हम स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह कहां पर स्थित है, उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जब कभी आप वायुयान से उड़ान भरते हैं तो आपको यदि किसी स्थान की लोकेशन याद करना है या पता करना है कि हम अभी कहां उड़ रहे हैं, तो वो कैसे याद की जाती है, वो अक्षांश और देशांतर की स्थिति के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है कि आखिर हम कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के मध्य हैं। क्लियर है? तो इनका महत्व क्या होता है, किसी भी जगह का स्थान या उसका लोकेशन पता करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, अक्षांश और देशांतर का किया जाता है। और दूसरा होता है समय की गणना। चलिए हम देखते हैं कि आखिर देशांतर रेखाओं से समय की गणना किस प्रकार से की जाती है। आपको ज्ञात है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है, लगभग यदि बात की जाए तो वो 24 घंटे की होती है। कितनी होती है, 24 घंटे की होती है। अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। मतलब यदि बात की जाए 24 घंटों की तो 24 घंटों में पृथ्वी कितनी घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। देशांतर कितने थे, 360 थे, तो 24 घंटे में पूरा राउंड जब लगा लेगी तो 360 डिग्री घूम जाएगी। अब यदि हम बात करें कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, तो 360 बटा 24 अर्थात कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगता है, तो यदि हम बात करते हैं कि 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो 15 डिग्री घंटे को हम मिनटों में परिवर्तित कर देते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री में 60 बटा 15 बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट। अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। अब यदि हम बात करें 0 डिग्री यामोत्तर की, तो 0 डिग्री यामोत्तर से यदि हम पूर्वी की ओर चलते हैं तो यहां पर कितने अक्षांश होंगे, 180 होंगे। तो 180 अक्षांश चलने में कितने, 12 घंटे का समय लगेगा। और यदि हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो यहां भी 12 घंटे का समय लगेगा, टोटल 24 घंटे होंगे।
तो 12 घंटे यहां पर क्या हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यदि 0 डिग्री से इस तरफ जाते हैं तो समय कम होने लगता है और यदि पूर्व की ओर जाते हैं तो समय क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है? तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से यहां पर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और यहां पर जाएंगे तो घटेगा। अब इसी को यदि हम 180 डिग्री की बात करें, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो वो किस तरीके से काम करेगी? हमने अभी यहां पर 0 डिग्री की बात की थी। 0 डिग्री में क्या हो रहा था, यहां पर समय घट रहा था, यहां पर समय बढ़ रहा था। मान लो कि यदि ये 180 पर सूर्य है, ठीक है, 180 पर सूर्य है और यहां पर 12 बजे है रात के और यहां पर दिन चालू हो गया है, कौन सा, रविवार। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो रेखा है इसको आप ये मान के चलिए 12 बजे हुए हैं रात के। अब यदि हम चलते हैं तो यहां पर क्या बज जाएंगे, सुबह के 6। यदि यहां आते हैं तो यहां पर क्या बजेंगे, दोपहर के 12। यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या बजेंगे, शाम के 6। और जस्ट यहां पर आते हैं तो यहां पर भी 12 बजेंगे लेकिन रात के होंगे। क्लियर है? जब हम यहां से चलना हमने स्टार्ट किया तो ये रविवार का समय चल रहा था। रविवार के समय में यहां पर जब हम 90 डिग्री चले तो 90 डिग्री में सुबह के 6 बज चुके थे, 180 डिग्री पर दोपहर के 12 बज चुके थे, 270 डिग्री पर शाम के 6 बज चुके थे और फिर से हम 0 डिग्री के पास में आए तो यहां पर क्या होंगे, रात के 12 बजेंगे। लेकिन कौन सी रात के 12 बजेंगे, ये रविवार वाली रात के ही 12 बजेंगे। ठीक है, तो जब हम यहां से चले और यहां था रविवार और रविवार में हम यहां तक आते हैं तो यहां तक क्या चलेगा आपका, रविवार। और जैसे ही हम 180 को थोड़ा सा पार करेंगे तो जैसे ही थोड़ा सा पार किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा दिन चालू हो जाएगा, सोमवार। अर्थात 180 डिग्री के यदि हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर एक दिन बढ़ जाएगा और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। मतलब यह रेखा ऐसी है कि इसको पार करते ही हम एक दिन में बदल जाते हैं। मतलब यहां पर आओगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और यहां पर आओगे तो एक दिन घट जाएगा। इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो उसको जब खींचा गया था तो उसको 4 बार मोड़ा गया था ताकि विभिन्न स्थानों को, जो स्थान थे, स्थल थे, स्थलखंड थे, उन्हें एक जगह रखा जाए। यदि वह बीच में से कट जाते, जैसे कि आप न्यूजीलैंड और फिजी को देखोगे, फिजी न्यूजीलैंड के पास में ही स्थित है, लेकिन यदि हम 180 डिग्री को सीधा खींचते तो फिजी इस तरफ आ जाता और न्यूजीलैंड इधर रह जाता। तो फिजी में समय होता रविवार का और न्यूजीलैंड में चल रहा होता सोमवार। यदि हम अलास्का और साइबेरिया की बात करें तो आपका जो एशिया वाला भाग है और जो उत्तर अमेरिका वाला भाग है वो इस तरीके से है। ये उत्तर अमेरिका हो जाएगा और ये साइबेरिया हो जाएगा। यदि 180 को हम सीधा खींच देते तो ये जो अलास्का का थोड़ा सा भाग था इसमें दिन का क्या हो जाता, हेर फेर हो जाता। एक समय पे दूसरा दिन चल रहा होता, एक समय पे दूसरा दिन चल रहा होता। इसीलिए इस रेखा को जो है 4 बार मोड़ा गया है। क्लियर है? और इसके आधार पर ही तिथि की गणना की जाती है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है ये ब्रिटेन से होकर गुजरी है और यहां से ही पूरे विश्व का समय ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? तो ये तो हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। कि आखिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है। अब आता है स्थानीय समय कि स्थानीय समय क्या होता है। तो कोई भी स्थान जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उस स्थान से यदि हम समय की गणना करते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, स्थानीय समय कहा जाता है। पूरे विश्व में समय को सही तरीके से निर्धारित करने के लिए और समय में हेर फेर ना हो, मतलब कैसा कि यदि
सूर्य लंबवत पृथ्वी के जब आता है, मतलब सीधा ऊपर होता है, दोपहर होती है, तो दोपहर के टाइम 12 जिस टाइम सूर्य जहां पर होता है वही स्थिति ब्रिटेन में भी हो और वही स्थिति अमेरिका में भी हो कि जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर आता है तो वहां पर 12 ही बजे हो। लेकिन पृथ्वी घूमती है और घूमने के कारण स्थानों पर समय अलग अलग होता है। जब हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे हुए होते हैं, ब्रिटेन में उस टाइम पे 12 बजे हुए होते हैं। वो क्यों होते हैं वह भी हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी को, इसमें असमंजस ना हो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का अध्ययन किया गया है और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के आधार पर सारे विश्व को, पूरी पृथ्वी को समय जोनों में बांटा गया है। समय जोनों की बात की जाए तो अमेरिका को 7 समय जोनों में बांटा गया है, रूस को 11 समय जोनों में बांटा गया है और ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोनों में बांटा गया है। हमारे जो भारत है, भारत का भी एक समय जोन है जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 2 गोलार्धों में बटी हुई है। यदि 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं तो इस तरफ का हो जाएगा पूर्वी देशांतर और इस तरफ का हो जाएगा पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। यदि हम विषुवत रेखा की बात करते हैं तो विषुवत रेखा के उत्तर में हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत कहाँ स्थित है? यहां पर स्थित है। तो यदि हम देशांतर रेखा की बात करते हैं, इसकी गणना करेंगे तो उस गणना में क्या आएगा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा। ठीक है। और यहां पर जो देशांतर रेखा होगी वो पूर्वी देशांतर रेखा होगी। तो यहां पर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है। कहां से होकर गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और इसी समय रेखा के आधार पर संपूर्ण भारत के समय की गणना की जाती है। ठीक है। और ये कटिबंध, जो समय जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके कारण भारत में एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश और जो पश्चिमी भाग है गुजरात का, इन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। कितना अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। मतलब यदि भारत में बात की जाए कि अरुणाचल प्रदेश में यदि 6 बजे सूर्य उगता है तो गुजरात में सूर्य कितने बजे निकलेगा? 8 बजे निकलेगा। इसी समस्या से निजात पाने के लिए भारत में 2 जोनों की बात की गई है कि भारत में भी 2 समय जोन होना चाहिए। और इन्हीं समस्या का निजात पाने के लिए क्षेत्रफल के आधार पर जोनों का वर्गीकरण भी किया जाता है और इसी के आधार पर अमेरिका में 7, रूस में 11 और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन रखे गए हैं। भारत में एक ही समय जोन है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजारा गया है, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। कहां से गुजरा है? ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरा हुआ है। अब समय की गणना करते हैं कि हमारे भारत का जो समय है वो विश्व के समय से किस तरीके से मिला होगा, अर्थात ये जोन किस तरीके से समय में एक रूपता स्थापित करते हैं। देखते हैं हम। तो हमने अभी पढ़ा था पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। और 1 डिग्री घूमने में उसको समय लगता है 4 मिनट का। क्लियर है? और हमारी यदि भारत की बात की जाए तो भारत का जो समय जोन है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने बताया था कि यदि पृथ्वी में जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। हम कहां जा रहे हैं? पूर्वी की ओर जा रहे हैं। समय निकाल लेते हैं हम। यदि हम 1 घंटे में 15 डिग्री चलते हैं तो 5 घंटे में कितना चलेंगे? 75 डिग्री। कितना बचा है अभी अपने पास? 7.5 डिग्री बचा हुआ है। यदि हम 1 डिग्री 4 मिनट में चलते हैं तो 7 डिग्री कितने में चलेंगे? 7 डिग्री हम चलेंगे
28 मिनट में, और 1 डिग्री 4 मिनट में चलते हैं तो आधा डिग्री कितने में चलेंगे? 2 मिनट में। तो ये टोटल मिला के 7.5 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। और 7.5 डिग्री और 75 डिग्री टोटल कितना हो जाएगा? 82 डिग्री हो जाएगा। अर्थात यदि हम जो ब्रिटेन में समय 0 डिग्री है, यदि उसके समय से गणना करें, अर्थात यदि यहां पर दोपहर के 12 बजे हैं और हम अपने भारत में घड़ी मिलाना चाहें तो कैसे मिलाएंगे कि हमें भारत पर क्या समय हो रहा होगा? तो हम क्या करेंगे? 82.5 डिग्री पूर्व में हमारा भारत स्थित है, इसलिए हम गणना को क्या देखेंगे? आपका जो कितने घंटे? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे क्या कर देंगे? इसको पहले कर मतलब बढ़ा देंगे। तो यदि यहां पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो हमारे भारत में कितने बज रहे होंगे? शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो इसी आधार पर आप विश्व के किसी भी स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं कि यदि ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कितने भी बज रहे हैं, तो उसके आधार पर किसी भी स्थान का वहां के समय जोन के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं कि उस स्थान पर घड़ी में कितने बज रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक था, ये अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पर बेस्ड था। और इसके आधार पर हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से पृथ्वी के व्रत अक्षांशीय व्रत और देशांतरीय व्रतों में बटी हुई है और इनका महत्व क्या है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व क्या है, आखिर क्यों इसके पूर्व में जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। किस तरीके से हम पूरे विश्व में समय की गणना कर सकते हैं और आखिर ये जोन हैं, इनका महत्व क्या है। तो ये जो हमारा टॉपिक था यहां पर समाप्त होता है। और इसके साथ ही जो जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत या सामान्य भूगोल के अंतर्गत हमारी 3 इकाइयां थीं, जिसमें पहली इकाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरी इकाई के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था पृथ्वी की गतियों का, और तीसरी इकाई के अंतर्गत देखा है अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि और समय रेखा। इसके साथ ही हमारे जो भूगोल है उसका जो आधारभूत पाठ्यक्रम है वो यहां से तैयार हो जाता है। अब अगली वीडियो हमारी भौतिक भूगोल से संबंधित होगी और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।